हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का, जिसमें हमने प्रस्तावना पढ़ लिया था अच्छे से, आप समझ पाए होंगे भूमिका। इसके बाद नायक के प्रकार हम पढ़ लिए थे, धीरोदात्त नायक, धीर ललित नायक, धीर प्रशांत नायक, धीरोदात्त। और नायिका को भी हमने पढ़ लिया था, नायक किसे कहते हैं, नायिका किसे कहते हैं। अब हम चलेंगे उसी कड़ी में उसके आगे। ठीक है, धीरोदात्त नायक तक हम पढ़ चुके थे दोस्तों। आइए चलते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब यहीं से हम आज का वीडियो यहीं से शुरू करेंगे। प्रतिनायक नायक का प्रतिद्वंदी प्रतिनायक कहा जाता है। प्रतिनायक के अतिरिक्त प्रत्येक प्रासंगिक कथा का अपना निजी नायक विधान है। जो पताका नायक का पीठ, ठीक है, पीठ मर्द कहलाता है। यह नायक की तुलना में गुणों से हीन होता है। विदूषक नायक का साथी और सेवक होता है। ध्यान दीजिएगा, विदूषक किसे कहते हैं। यह हास्य की उत्पत्ति करके मनोरंजन करता है। वह विदूषक की तरह होते हुए भी किसी कला में निपुण होता है। नायिका प्रायः नायक की पत्नी या प्रिया को नायिका कहते हैं, लेकिन पाश्चात्य नाटक में मुख्य कथा को आगे से चलने में जो नारी पात्र सबसे अधिक सहायक होती है, अथवा जिस नारी पात्र के नाटक का अंतिम फल प्राप्त होता है, ठीक है, वह नायिका कहलाती है। नायिका के कुल वर्ग रूप का गुणशील आंतरिक प्रेम आदि गुण होने चाहिए। नायिका के 4 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नायिका ऊपर क्या बताया गया आपसे कि नायिका के कुल वर्ग रूप मतलब सुंदर हो, गुण हो, सुशील हो, आंतरिक प्रेम हो। ये नहीं कि उसके अंदर कपट भरा हुआ, ऐसा नायिका नहीं होनी चाहिए। नायिका के 4 भेद होते हैं। अब ध्यान दीजिए। दिव्या, जैसे दुर्गा, सरस्वती, सीता, पार्वती, यह क्या होती है, दिव्य होती हैं, अलौकिक होती हैं। नृपत्नी, ध्यान दीजिए किसे कहते हैं, जैसे सुलोचना, उर्मिला, दमयंती, द्रौपदी, ये क्या है, नृत्य पत्नी। कुल स्त्री, जैसे चंद्रावती नाटिका, चंद्रावती नाटिका किसकी है, कमेंट कीजिएगा। चंद्रावती, रत्नावली में रत्नावली आदि। गणिका, मृक्ष कटिकम की नायिका वसंत सेना और मणि मेखले की माधवी। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे नायिका कितने प्रकार की होती हैं, 4। दिव्या, नृपत्नी, कुल स्त्री और गणिका। ठीक है, गणिका का मतलब आप समझ रहे होंगे। यदि आपको नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भरत मुनि ने नायिका के 3 भेद माने हैं। स्वकीया, जो नायक की पत्नी हो। परकीया, जो पर पुरुष गमन करती हो। सामान्य, वेश्या, जो रूप जीवा हो। ठीक है, 3 प्रकार की, स्वकीया, परकीया, सामान्य या वैश्या, जो रूपा जीवा हो। स्वकीया आप समझते हैं, जैसे सीता का चरित्र हो गया। परकीया आप कमेंट कीजिएगा। आगे चलिए। कथोपकथन या संवाद पात्रों के परस्पर वार्तालाप को संवाद या कथोपकथन की संज्ञा दी जाती है। नाटक में कथोपकथन का उद्देश्य होता है नाटक के पात्रों के भावों, विचारों और प्रवृत्तियों, ठीक है, प्रवृत्तियों आदि के विकास और विरोध का ज्ञान कराना। भाव यह है कि नाटक में चरित्र चित्रण का कार्य प्राय संवादों के द्वारा ही संपादित होता है। पाश्चात्य आचार्य नाटक के इस तत्व पर विशेष बल देते हैं। संवादों के द्वारा चरित्र चित्रण की 2 पद्धतियां प्रचलित हैं। प्रथम तो कुछ पात्रों के आपस के वार्तालाप के द्वारा उनके चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है, और दूसरे, जब कोई पात्र किसी दूसरे पात्र का वर्णन करता है तब वह उस वर्णन द्वारा अन्य पात्र का परिचय प्राप्त होता है। नाटकीय संवादों के 3 भेद हैं, सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य, अश्राव्य। सर्वश्राव्य किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। कथोपकथन सबके सुनने योग्य होते हैं। नियत श्राव्य संवाद कुछ पात्रों के लिए श्राव्य होते हैं और कुछ के लिए अश्रव्य। नियत श्रव्य के 2 भेद होते हैं, अपकरित और अनातिक। अश्राव्य ऐसे संवाद होते हैं जो किसी अन्य के सुनने योग्य नहीं होते। इस संवादों को आत्मगत या स्वगत कथन भी कहते हैं। संवाद सरल, सुबोध, संक्षिप्त, पात्रानुकूल, स्वाभाविक, सजीव, वातावरणानुकूल होने चाहिए। देश काल, यह तत्व भी नाटक का परम आवश्यक तत्व है। देश काल से अभिप्राय नाटक की अपनी परिस्थिति, वातावरण, तत्कालिक युग, उस समय किस युग में नाटक लिखा जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। उस समय लेखक के विचार कैसे हैं, इस तत्व से नाटक में स्वाभाविकता, सजीवता का संचार होता है। इसके लिए यूनानी नाट्य
नाट्याचार्यों ने संकलन त्रय पर अधिक जोर दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक नाटक में कार्य संकलन या वस्तु संकलन, स्थान संकलन, काल संकलन होना चाहिए। भाव यह है कि नाटक में क्षेत्र का कम से कम होना, स्थान परिवर्तन की कम से कम अपेक्षा, घटना व्यापार की ऐसी अवधि जिसमें अस्वाभाविकता का समावेश न हो। उच्च कोटि के नाटकों में संकलन त्रय का अधिकाधिक निर्वाह होता है। अभिनय नाटक का पात्र द्वारा संचालन, प्रस्तुतिकरण अभिनय कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा ना, अभिनय किसे कहते हैं? मंच पे जो कला दिखाया जाता है उसे अभिनय कहते हैं। नाटक में इस तत्व की महत्ता बताते हुए डॉक्टर गुलाब राय ने बताया है कि अभिनय नाटक का प्रथम अंग है। अभियान से नाटक का उदय होता है और अभिनय तथा रंगमंच के सुविधाओं की कमी वेशी के साथ साथ भिन्न भिन्न देशों के नाट्य कला में विकास होता है। अभिनय के 4 भेद माने गए हैं: अंगिका, वाचिका, आहार्य, सात्विक। अंगों के माध्यम से अनुकरण को आंगिक अभिनय कहा जाता है। गीत गाते, वार्तालाप करने आदि को वाचिक अभिनय की संज्ञा दी गई। आहार्य अभिनय वस्त्र और आभूषणों की साज सज्जा से प्रकट किया जाता है। सात्विक अभिनय के संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, अश्रु। दोस्तों ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्रम से लगाने के लिए ये भी आया है, ठीक। द्वारा अवस्थानुकरण का नाम सात्विक अभिनय है। यहाँ पे मेरे बताने का बस इतना ही मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे, इन सब चीज़ों को आप ध्यान दिए होंगे तो ये प्रश्न आपसे मिले होंगे। टीजीटी में भी आया हुआ है। रस, भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक का सर्वप्रमुख अंग रस माना जाता है। इस विषय में डॉक्टर भाटी का कथन है: जब अभिनेताओं के कुशल अभिनय से दर्शकों की वृत्तियां स्वर पर अपने पराये की भावना से मुक्त हो, नाट्य रचना के मूल भाव के साथ एक तान हो जाती हैं, तब इस प्रक्रिया को साधारणीकरण की संज्ञा दी जाती है। साधारणीकरण से जिस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है उसी का नाम रस है। भारतीय नाट्य शास्त्र के नाट्य रचना का उद्देश्य यह रसानुभूति होती है, उसी का नाम रस है। भारतीय भरत मुनि आचार्य भरत मुनि ने नाटकों में 8 रसों की बात कही थी। अब ये भी आपसे प्रश्न, आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटकों के कितने भाग हैं? तो आप बताइए 8 रस, ठीक है, कही गई है, जिसमें कोई भी अंगी हो सकता है। नाटकों में रसों का समावेश रस मैत्री, रस विरोधी के आधार पर किया जाता है। आइए आगे बढ़ाते हैं और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। चलिए, आधे अधूरे नाटक के माध्यम से आप नाटक के विभिन्न विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप ऊब नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखा जो बहुत किताबें में आप ढूंढते फिरते, गाइडों में, ठीक है। भाषा शैली, यह तत्व नाटक के कला पक्षी सौंदर्य में भी श्री वृद्धि करता है। नाटक की भाषा सरल, सुबोध, सजीव, स्वाभाविक, परिष्कृत, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। अंग्रेजी नाट्य साहित्य में जिसे शैली माना गया है, भारतीय नाट्य शास्त्र में उसे वृत्तियाँ कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बता पाओगे: भारतीय वृत्ति, सात्विक वृत्ति, कैसिकी वृत्ति और आर्भटी वृत्ति। उद्देश्य, पाश्चात्य नाटकों में नाट्य रचना का अनिवार्य तत्व उद्देश्य माना गया है, मतलब किस उद्देश्य से आप नाटक की रचना कर रहे हैं। भारतीय मनुष्यों ने जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आप सभी जानते हैं, सिद्धि बताया है। प्रत्येक नाटक मानव जीवन पर ही आधारित रहता है, अतः नाटकों का उद्देश्य तत्व पर डॉक्टर गुलाब राय ने इस प्रकार प्रकाश डाला है: पाश्चात्य देशों के नाटकों में कुछ न कुछ उद्देश्य अव्यक्त रूप से रहता है, वह किसी प्रकार की जीवन मीमांसा के विचार सामग्री के रूप में आता है। इस उद्देश्य का संबंध आंतरिक और बाह्य संघर्ष पाठकों के उद्देश्य के ग्रहण करने के लिए तैयार कर देता है। आज नाट्य कला में उद्देश्य 3 प्रकार के दिखाई देते हैं: यथार्थवादी दृष्टिकोण, आदर्शवादी दृष्टिकोण, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी दृष्टिकोण। आज के पाश्चात्य और भारतीय नाटककार जीवन में आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रस्तुतिकरण में प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। आइए, नाटक और रंगमंच थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, इन्हें पढ़ लें, फिर चलते हैं नाटक की तरफ। तुलसी, ध्यान दीजिए, नाटक और रंगमंच। उमा दारू जोसित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तुलसी के इस पंक्ति द्वारा नाटक एवं रंगमंच को समझा जा सकता है। इस अनुष्ठान में हर एक वस्तु पूर्व नियोजित होती है। इसमें भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक चरित्र के रूप में सामने आता है, जिसे
अपनी भूमिका का निर्वाह उस अनुष्ठान की मर्यादा के अनुरूप करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नाट्य केवल अनुकरण है। वह अन्य किसी भी साहित्यिक विधा की तरह एक साहित्यिक विधा भी है, क्योंकि जब हम किसी नाट्य की समीक्षा करते हैं तो उसकी नाट्य वस्तु की अनदेखी नहीं कर सकते। हम रंगमंचीयता को नाटक की कसौटी मान सकते हैं। किसी भी नाटक की सार्थकता उसके अभिनय होने में है। हिंदी का प्रथम नाटक हरिवंश नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन और जो है कि माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं आनंद रघुनंदन और उनके पिताजी थे हरिश्चंद्र जी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। इसमें 7 भाग हैं। संस्कृत नाट्य परंपरा के कई तत्वों का इसमें समावेश किया गया है, जिनमें नांदी, सूत्रधार, विष्कंभक, भारतवाक्य प्रमुख है। इसके पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल शौरी आनंद रघुनंदन जो हिंदी का प्रथम नाटक है, इनके पिताजी का नाम नहीं था दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई। हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र द्वारा रचित नाटक नहुस का जिक्र किया जाता है, जिसका रचना काल 1914 माना जाता है। संवत 1920 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया शकुंतला का खड़ी बोली में अनुवाद, ये भी बहुत बार पूछा गया है। संस्कृत के नाटक का रूपांतरण किसने किया? तो लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ से बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। इन्हीं सब नाटकों से प्रेरित होकर हिंदी नाटकों को सही अर्थों में आधुनिक दृष्टि देने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र नाट्य क्षेत्र में सक्रिय हुए। उन्होंने कई नाटकों के अनुवाद किए, जिसमें रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, कपूर मंजरी, दुर्लभ बंधु लेखनी है। इनके साथ ही उन्होंने हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की। अब आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न, आप इन्हें बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा कि इन्होंने अनुवाद कितने नाटकों के किए और इनकी मौलिक रचनाएं कितनी थी। तो ध्यान दीजिए, मौलिक में आपके वैदेही, हिंसा न भवति, प्रेम जोगिनी, विशस्य विस्मौषधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप उनके प्रसिद्ध नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ही उस समय जो अन्य नाटककार हिंदी नाटक के क्षेत्र में सक्रिय रहे, उनमें लाला श्रीनिवास दास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी प्रमुख माने गए हैं। इन नाटककारों द्वारा लिखित नाटकों ने तत्कालिक रंग जगत को न केवल सक्रिय किया, बल्कि ऐसी गति भी प्रदान की कि आने वाले वर्षों में हिंदी रंगमंच की स्वतंत्र छवि विकसित हो सकी। उस काल के नाटककार सामाजिक कुरीतियों पर चोट करते हैं और अपने आदर्श नायकों द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठा के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। इसके माध्यम से ये नाटककार देश में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार करने में भी सक्रिय रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन के पश्चात हिंदी नाटक क्षेत्र में जो नाम सबसे महत्वपूर्ण माना गया वह जयशंकर प्रसाद का है। प्रसाद ने भारतीय इतिहास के उज्जवल पक्ष को अपने नाटकों में अभिव्यक्ति दी। अपने नाटकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति परंपरा का चित्रण तो किया ही, साथ ही मानव जीवन को निर्मित करने वाले जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा पर भी बल दिया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों में राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इनका अंतिम नाटक था। उल्लेखनीय है, भाषा की काव्यात्मकता और देश प्रेम की उत्कृष्ट भावना ने जयशंकर प्रसाद के नाटकों को हिंदी रंगमंच पर उत्कृष्ट नायकों के रूप में प्रतिष्ठित किया। जयशंकर प्रसाद के पश्चात लक्ष्मी नारायण श्री मिश्र, श्रेष्ठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत, पंडित बेचन शर्मा, उग्र माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ प्रसाद, मिलिंद सरीखे नाटककारों ने हिंदी रंगमंच और नाटक साहित्य को समृद्ध किया। इस दौर में नाटकों ने अपनी सीमाओं को विकसित किया। उसमें सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को वाणी दी। राष्ट्रीयता की भावना एवं राजनीतिक चेतना इस काल के नाटकों में बार बार प्रकट हुई। आदर्श की जगह अब यथार्थ को अभिव्यक्ति मिलने लगी। नाटकों की यह परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई हिंदी रंगमंच को पुष्ट करने लगी। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी नाटकों ने रंगमंची दृष्टि से नए नए प्रयोग किए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एवं संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना से रंगमंच के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब नाटककार एवं निर्देशक साथ मिलकर काम करने लगे, जिससे नाटक वैचारिक स्तर पर अपनी श्रेष्ठता के साथ साथ प्रस्तुतिकरण में भी कल्पना शक्ति के प्रभाव को प्रदर्शित करने लगा। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा,
शर्मा, हबीब तनवीर, शंकर शेष, मणि मधुकर आदि अनेक नाटककारों ने हिंदी नाटकों को नए रूप में प्रस्तुत किया। दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि धर्मवीर भारती का भी नाटक आपके नेट के पाठ्यक्रम में लगा है। मोहन राकेश का लगा हुआ है, लक्ष्मी राणा लाल का, सुरेंद्र वर्मा का, हबीब तनवीर का और शंकर शेष का, मणि मधुकर का नहीं लगा है। लेकिन ये सारे जितने नाटककार आप पढ़ रहे हैं सबके नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगे होंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, यदि पसंद आए तो अपने मित्रों में साझा जरूर करें। आइए चलते हैं, मोहन राकेश के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जान लीजिए। ठीक है, फिर हम नाटक पे प्रस्थान करेंगे। मोहन राकेश, आपने नाटक के सारे चीज को पढ़ लिया, अब मोहन राकेश के कृतित्व और व्यक्तित्व को पढ़िए। जीवन परिचय इनका देखिए। मोहन राकेश 8 जनवरी 1925 ईस्वी को अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता श्री करमचंद गुगलाली पेशे से वकील होते हुए भी साहित्य और संगीत में विशेष रुचि रखने वाले एक सहृदय व्यक्ति थे। इन्होंने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संस्कृत और हिंदी दोनों में एमए किया। अब देखिए, डबल एमए थे। शिक्षा समाप्ति के बाद इन्होंने जीविका के लिए अध्यापन कार्य आरंभ किया। जब व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो जिंदगी में कुछ करना होता है। तो इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? आजीविका से। वो भी क्या किया? अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। मुंबई, शिमला, जालंधर, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के बाद इन्होंने अनुभव किया कि अध्यापन का पेशा इनकी प्रवृत्ति से अनुकूल नहीं है। सन 1962 से 63 में इन्होंने सारिका, अब देखिए सारिका पत्रिका भी निकी है, नोट डाउन कीजिएगा, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी पत्रिका के संपादक का दायित्व संभाला, किंतु कार्यालय की यांत्रिक कार्य पद्धति से उबकर इन्होंने यह कार्य भी छोड़ दिया। अब जानते हैं ना, जब आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकर की तरह वहाँ पे परेशान किया जाता है। वही हुआ इनके साथ। मतलब स्वतंत्र लेखन, ध्यान दीजिए, उबकर इन्होंने यह कार्य भी छोड़ दिया। मतलब पहले शिक्षा का कार्य किए, शिक्षक का, फिर उसको छोड़ा, फिर इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया, उसको भी छोड़ दिया। सन 1963 से 72 तक, जीवन के अंत तक सर्वत्र लेखन ही इनकी जीविका का आधार है। फिर ये क्या काम किए? लिखना शुरू किए। नाटक की भाषा पर कार्य करने के लिए इन्होंने नेहरू फेलोशिप भी प्रदान की गई। ये नाटक में कार्य कर रहे थे तो इनको नेहरू फेलोशिप भी प्रदान की गई, किंतु 3 दिसंबर 1972 में असामयिक निधन के कारण यह कार्य पूरा न हो सका। इसलिए आर्थिक दृष्टि से ये बराबर अभाव की ही जिंदगी व्यतीत करते रहे। व्यक्तित्व देखिए, मोहन राकेश जी को एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक लेखक के रूप में जानने समझने के लिए उनका अपना महत्वपूर्ण साहित्य की आईना है। आईना का मतलब शीशा, जिसपे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उनके कथा साहित्य में उनका व्यक्तित्व स्वतः बोलने लगता है। हर संवेदनशील कलाकार की मानसिकता, रचनात्मकता को पहचानने का यह सीधा एवं उपयुक्त तरीका है, जिसमें उस कलाकार का सारा परिवेश, समूचा युग भी प्रतिबिंबित होता है। मोहन राकेश को संवेदनशीलता में संदेह की कोई गुंजाइश न है, लेकिन साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व और स्वभाव सामान्यतः एक कदम भिन्न है। जिस प्रकार लंबा, गोरा, दोबदार चेहरा, आत्मीय स्वभाव एवं ठहाका मारकर हंसने वाला व्यक्ति के पीछे एक और चेहरा भी छुपा है, जो नितांत शांत, अकेला, घुटन भरा, संवेदनशील एवं संघर्षरत दिखाई दे जाता है। पिता की मृत्यु के बाद मोहन राकेश ने संस्कृत छोड़कर हिंदी लिखना प्रारंभ किया। उनकी प्रारंभिक कहानियां सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। यहीं से उनकी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ हो गई और कई उतार चढ़ाव जीवन में आते रहे, पर मोहन राकेश बहते हुए झरने की तरह हर बाधा को पार कर साहित्य के समृद्ध करते हुए। दोस्तों, अब आप सोचते हैं मेरी ही जिंदगी में सब कुछ समस्याएं हैं। आप देख पा रहे होंगे एक लेखक अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। मोहन राकेश की समग्र रचना संसार में इनके व्यक्तित्व को छाप है। मोहन राकेश का कथन है कि कुछ लोगों को जिंदगी में बिखराव बहुत होता है। मैं अपने को ऐसे ही लोगों में पाता हूँ। बिखरना और बिखेरना मेरे लिए जितना स्वाभाविक है, संभवतः समेटना उतना ही अस्वाभाविक। स्वाभाविक प्रक्रिया में जहाँ कुछ अनायास होता है, वहीं अस्वाभाविक प्रक्रिया में बहुत धैर्य और आयास की मांग करती है। आप ध्यान दीजिए, लेखक आपको अपने जीवन से आपको कुछ सिखा रहा है। ठीक है, धैर्य और आयास की मांग करती है। सौंदर्य के प्रति एक अनबूझ भूख और आधुनिक मानवीय संबंधों की जटिलता की सूक्ष्म संवेदना इनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं
विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं इनकी सभी कृतियों में लक्षित की जा सकती है। आप इनके नाटक को ही देख के समझ पाएंगे। इनकी भाषा में बिंब विधायनी शक्ति है। भाषा शैली इनकी भाषा अत्यंत सजीव एवं रोचक, जैसे लगता है आज की घटना अभी घट रही है। विषय, पात्र और देश काल के अनुरूप भाषा बदलती रहती है। भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ। सामान्य रूप से इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी रचनाओं में वर्णनात्मक, भावात्मक, संवादात्मक, चित्रात्मक आदि श्रेणियाँ के रूप दृष्टिगत होते हैं। इन्होंने अन्य उपन्यास, नाटक, कहानी, साहित्य की नवीन शैली प्रदान करके नई दिशा की ओर उन्मुख किया। कृतित्व, मोहन राकेश उत्कृष्ट नाटककार के रूप में विख्यात रहे, किंतु इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रावृत्त, आत्मकथा, स्फुट मार्मिक आत्म प्रसंगों का लेखन जैसे गद्य विधाओं को भी न केवल समृद्ध किया, वरन इन्हें आधुनिक जीवन बोध से मंडित किया। इनकी रचनाएं हैं, आप देख लेंगे कि ये आषाढ़ का एक दिन यूपी HSC के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। लहरों के राजहंस UGC नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आधे अधूरे ये भी लगा हुआ है। अंडे के छिलके, अन्य एकांकी तथा बीज नाटक, दूध और दांत एकांकी अप्रकाशित, मृक्षकटिकम तथा शाकुंतल के हिंदी नाट्य रूपांतरण है। ठीक है। उपन्यास देखिए इनके, अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी के बाहें अप्रकाशित कहानियाँ, क्वार्टर, पहचान, बारिश, 3 संग्रहों में कुल 54 कहानियाँ हैं। निबंध संग्रह, परिवेश, बकलम खुद, यात्रा, आखिरी चट्टान तक, जीवन संकलन, समर सारथी। ये रहे दोस्तों मोहन राकेश के कृतित्व और व्यक्तित्व। नेक्स्ट वीडियो में अब आप पढ़ेंगे मोहन राकेश के जो है नाटक की विशेषता। ठीक है। इसके बाद नाटक शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के रहे ये इतने कंटेंट, जहाँ पे आप उम्मीद करती हूँ बहुत कुछ सीख पाए होंगे। मोहन राकेश की जीवन से अपने जीवन को जोड़ते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का भी जो है कि रूपांतरण आप देख पा रहे होंगे। और आगे अब हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और नाटक को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधे अधूरे नाटक। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो व्याख्यान आपको पसंद आए तो अपने मित्रों में साझा कीजिएगा दोस्तों। इस परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि मैं कंटिन्यू आप सभी के लिए कार्य कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।